आप सभी को मेरा नमस्कार है मेरे भाई। देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि आज की क्लास में जो हम बातें करने वाले हैं ना उसका नाम है फिजिक्स का सेट नंबर 4। और ये सेट नंबर 4 में वैसे वैसे सवाल आपके लिए हमने लेकर के आया है सर जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते होंगे। देखो, मेरा एक मिशन था मेरे भाई, मेरा एक सपना था मेरे भाई कि आपके तक हम इतना बेहतरीन कंटेंट लेकर के आए ताकि आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से तय हो जाए। ठीक है सर। देखो, सबसे पहली बात तो ये समझ लेना मेरे भाई कि जो हमने आपके लिए सर प्लान बनाया है वो प्लान 110% सक्सेसफुल है। ये बात से मुझे तब पता चल रहा है जब बच्चे लोग कमेंट कर रहे हैं सर कि हम जब आपका सभी सेट देख रहे हैं और सभी सेट देखने के बाद जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना रहे हैं, मॉडल पेपर बना रहे हैं या गाइड को हम जाकर के टच कर रहे हैं तो सर उस टाइप का क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट के रूप में देखने के लिए मिल रहा है और वो सब सवाल हमसे छूटता भी नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है मेरे भाई, ताकि सर जो टीचर जो मेहनत करता है ना बच्चे के लिए, कुछ अच्छा सा प्लान बनाता है ना और वो प्लान जब बच्चे तक सही तरीका से पहुंच जाता है ना तो टीचर के लिए सबसे बड़ी बात यही है। और आप सबने तो इतना प्यार भी दे रहे हैं मेरे भाई, तो बस इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। बस यही कहूँगा कि देखते रहना इसके साइंस क्लासेस को। ठीक है सर, आ जाना। जो लोग नहीं जानते तो इनको मैं बता देना चाहता हूँ सर कि मेरा एक प्लान है जिस प्लान का नाम है 30 दिन बराबर 30 सेट। 30 दिन बराबर 30 सेट। ठीक है सर, आ जाना। 30 दिन बराबर 30 सेट, जहां पे 10 सेट फिजिक्स का होगा, 10 सेट केमिस्ट्री का होगा, 10 सेट मैथ का होगा। अब सोचना सर कि एक सेट में 30 क्वेश्चन, तो 30 सेट में कितना क्वेश्चन, तो 900 क्वेश्चन। और ये 900 क्वेश्चन कहने का मतलब ऑल टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ये 900 क्वेश्चन जो रहेगा मेरे भाई वो ऑल टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है सर। और जिस दिन आप 900 टाइप का क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा और एग्जाम सेंटर पे चले जाइएगा और सवाल आपसे छूट जाएगा मेरे भाई, ऐसा हो नहीं सकता। ये संदीप कुमार ऐसा होने नहीं देगा, ये मेरा वादा है मेरे भाई। ठीक है, चलते हैं सर, क्लास को कर देता हूं आगाज। और क्लास शुरू करने से पहले बस इतना ही कहना चाहूँगा सर कि चैनल पे पहली बार आए हो ना तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने हर दोस्तों तक शेयर कर देना जिनकी इच्छा था कि मुझे सिलेक्शन पाना है, तो सिलेक्शन दिलाना मेरा काम है। ठीक है सर, आ जाना। और एक बात को थोड़ा सा लेकर के माफ़ी मेरे भाई कि मंडे को मेरा क्लासेस नहीं हो पाया, थोड़ा सा सर कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है। वो देखो सर, सब कुछ मैं नहीं देखता हूँ मेरे भाई। ठीक है, जो थोड़ा सा स्टाफ रहता है ना सर वो टाइपिंग थोड़ा सा जो करता है उसकी थोड़ी सी ज़्यादा तबीयत खराब हो गया था। ठीक है, तो सर वो मतलब हम भले ही आपके कैमरे तक आते हैं सर, लेकिन कैमरे के पीछे बहुत सारे चीज़ों का योगदान होता है, तो उनको भी देखना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है सर, जिसके कारण आपको मंडे का क्लास नहीं हो पाया। ठीक है सर, चलते हैं, आते हैं हम लोग सवाल नंबर कितना 81 की तरफ। ये सेट नंबर 4 है और जो पिछले सारे क्लासेस नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया होगा, वहां से जाइएगा और सारे क्लासेस को कर दीजिएगा धुआं धुआं। रिजल्ट ऑटोमेटिक ज्वालामुखी की तरह फटेगा मेरे भाई। ठीक है सर, आ जाइएगा। कहता है क्या सर, जरा गौर करना कि एक विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला यंत्र कौन सा है। हमें विद्युत धारा को क्या करना है सर, हमें विद्युत धारा को नियंत्रित करना है। हमें विद्युत धारा को क्या करना है सर, ये नियंत्रित करना है। जब विद्युत धारा को नियंत्रित करना है सर तो इसके लिए हमको धारा नियंत्रक करना होगा। क्या करना पड़ेगा, धारा नियंत्रक। कहता है ना सर क्या कि एक विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए क्या प्रयोग किए जाने वाला यंत्र कौन सा है, तो धारा नियंत्रक यंत्र है। ठीक है, विद्युत धारा को नियंत्रित करना है तो धारा नियंत्रक एक यंत्र होता है जिससे की मदद से हम विद्युत धारा को नियंत्रित रूप से हम कर सकते हैं। ठीक है, हमें क्या बोला कि विद्युत धारा को नियंत्रित करना है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो विद्युत धारा नियंत्रक एक यंत्र आता है जिसकी मदद से हम विद्युत धारा को नियंत्रित कर सकते हैं। हमने क्या बोला है, हमसे पूछा कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला यंत्र कौन सा है, तो इसका प्रयोग किए जाने वाला जो यंत्र है मेरे भाई वो पता है क्या, धारा नियंत्रक है। और धारा नियंत्रक बोले तो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं ना है जी। आइएगा सवाल नंबर 82 की तरफ। एक विद्युत हीटर को 1 किलोवाट दर्शाया गया है तो प्रति घंटा उत्पादित ऊष्मा होगी। देखो सर, कहता है एक विद्युत हीटर में, अच्छा विद्युत हीटर में जो शक्ति दर्शाया गया है वो कितना, 1 किलोवाट शक्ति दर्शाया गया। एक विद्युत हीटर में जो शक्ति बताया गया है वो कितना, 1 किलोवाट शक्ति बताया गया है। और हमें क्या बोला है सर कि ये 1 किलोवाट जो शक्ति है ना सर, इसको ये किलोवाट को सबसे पहले वाट में बदल दो। ठीक है सर, आ जाना। तो 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट में कितना से गुना कर देंगे, तो 1000 से गुना कर देंगे। जब 1000 से गुना कर देंगे मेरे भाई तो ये वाट में बदल
जाएगा। यानी कहने का सेंस है कि 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। ठीक है, हमने क्या बोला है, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, ये हमारा शक्ति हो गया। फिर कहता है प्रति घंटा उत्पादित ऊष्मा होगी। हमसे पूछा प्रति घंटा उत्पादित ऊष्मा, ऊष्मा बराबर क्या होता है सर, ऊष्मा बराबर क्या होता है, प्रति घंटा उत्पादित ऊष्मा, ऊष्मा बराबर कुछ नहीं करना, शक्ति को समय से गुना कर देना। ऊष्मा बराबर होता है शक्ति गुने समय। क्या होता है मेरे भाई, शक्ति गुने समय। ठीक है, आ जाना। हमें बोला है ऊष्मा बराबर क्या होगा, तो ऊष्मा बराबर होता है शक्ति गुने समय। हमें कहता है प्रति घंटा, प्रति घंटा, प्रति घंटा कहने का मतलब 1 घंटा, 1 घंटा में इतना दर्शाया जाता है, यानी प्रति घंटा। घंटा प्रति घंटा बोले इसका मतलब टी बराबर 1 आवर। ठीक है, प्रति मिनट मतलब टी बराबर 1 मिनट, प्रति सेकेंड मतलब टी बराबर 1 सेकेंड। ठीक है, वो प्रति घंटा, इसका मतलब टाइम बराबर 1 आवर। ठीक है, आ जाना। शक्ति कितना है सर, ये आपको 1000 है, 1000 को गुना कर देंगे सर किसके साथ, समय। समय कितना है, 1 घंटा है। समय को सबसे पहले आपको सेकेंड में बदलना होगा। किस में बदलना पड़ेगा, सेकेंड में बदलना पड़ेगा। समय 1 घंटा है, 1 घंटा को सेकेंड में कैसे बदलेंगे, तो 1 घंटा में 3600 से गुना कर देंगे। 3600 से गुना कर देंगे तो किस में बदल जाएगा, सेकेंड में बदल जाएगा। तो इसकी जगह 3600 लिख दो। जैसे जैसे तूने मुझे दिल में बोला है, आना सर। अब इधर जरा आ जाना मेरे भाई। अब क्या अब बताना है ऊष्मा। तो ऊष्मा बराबर अब क्या हो जाएगा सर, इसको क्या लिख सकते हैं, 10 पे पावर कितना 3, इसको लिखेंगे 10 पे पावर 3 गुने, क्योंकि यहाँ पे 3 जीरो है तो लिख सकते हैं 10 पे पावर 3। यहाँ पे आना, यहाँ पे कितना है सर, ये आपको 2 जीरो है, तो क्या इस 3600 को, ये 3600 को लिख सकते हैं 36 गुने 100, एकदम ठेठ भाषा में, एकदम ठेठी भाषा में, और एकदम मतलब जो कहता है ना सर नॉर्मल तरीका से। देखो चीज़ों को अगर आपके तक हम हार्ड तरीका से पहुंचाएंगे ना सर, हम खुद को स्टैंडर्ड में अगर आ जाएंगे ना सर, तो आपका स्टैंडर्ड खराब हो जाएगा। हाँ, इसलिए सर टीचर की कोशिश ये होनी चाहिए कि बच्चे तक हमने क्या बोल करके समझा दे ताकि बच्चे के दिल में चले जाए। ठीक है, आ जाना। ये 3600 को लिख सकते हैं 36 गुने 100, आ जाना। ये 10 मतलब कितना जीरो, 2 जीरो है, तो ये 10 पे पावर 3, और इसके बदले लिख सकते हैं 10 पे पावर 2, इतना के बदले, और गुने कितना है 36, आ जाना। अब यहाँ पे पावर 3, यहाँ पे पावर 2, तो पावर जुटेगा। क्यों जुटेगा, क्योंकि दोनों का आधार सेम है, तो ये हो जाएगा 10 पे पावर 5 और गुने में 36, यानी कहीं दे रहा है 36 गुने 10 पे पावर 5, अच्छा 3600 ही दे रहा है। देखो इतना भी आंसर आपका दे सकता था, ठीक है सर, इतना जूल, लेकिन आपका आंसर यही दे रहा है। कहाँ दे रहा है, ये वाला दे रहा है, आ जाना, यही दे रहा है सर। ठीक है, कौन दे रहा है, ये दे रहा है। ठीक है, यहीं पे आ जाना, इसी को दे रहा है सर। शक्ति बराबर आपका ऊष्मा बराबर आपको इतना ही दे रहा है। ठीक है, आ जाना। हमें आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। ये 10,100 है, मतलब 10 पे पावर 3 है, और गुने कितना 3600 है। इसी को अच्छा से लिख सकते हैं 3600 गुने 10 पे पावर कितना 3 जूल, बस इतना ही दे रहा है। ठीक है, लेकिन अगर इतना नहीं देता तो ये इतना देता। ठीक है सर, इसका मतलब लोएस्ट, मतलब इसका हाई, मतलब सबसे अच्छा सिंप्लीफिकेशन ये होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा ये नहीं जा सकता है मेरे भाई। ठीक है, यहाँ तक सबको गया समझ में, आ जाना। तो कभी भी अगर विद्युत धारा के हीटर की अगर दर्शाया रहेगा और आपसे पूछ देगा ये सब ऊष्मा, तो निकाल देना है, आ जाना सर। हमें क्वेश्चन क्या बोला है सर कि एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए विद्युत वाहक तार बल की दिशा निर्भर करती है। कहाँ, विद्युत वाहक तार बल की दिशा निर्भर करती है। हमने क्या बोला है कि एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए विद्युत वाहक तार पर बल की दिशा निर्भर करती है। विद्युत वाहक तार पे बल की दिशा निर्भर करती है, तो विद्युत धारा की दिशा पर, लेकिन क्षेत्र की दिशा पर नहीं। गलत बात, आ जाना। क्षेत्र की दिशा लेकिन विद्युत धारा की दिशा पर नहीं, गलत बात। विद्युत धारा की दिशा के साथ साथ क्षेत्र की दिशा दोनों पर। हाँ, अरे मैथ तो फिजिक्स तो यूं से समझता है। हाँ, फिजिक्स इन्हें उन्हें ना बुझाई रे बाबा, फिजिक्स इन्हें और उन्हें के चक्कर में रहोगे तो फिजिक्स चल जाएगा ऊपरे ऊपरे। हाँ, फिजिक्स ऐसे समझा जाता है सर। हमने क्या बोला है कि एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए विद्युत वाहक तार, एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए विद्युत वाहक तार पर बल की दिशा निर्भर करती है किस पे, बल की दिशा निर्भर करती है किस पे, तो विद्युत धारा की दिशा के साथ साथ क्षेत्र की दिशा पे। यानी विद्युत धारा की दिशा, धारा एंड क्षेत्र की दिशा दोनों पे। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए विद्युत वाहक तार, विद्युत वाहक तार
बल की दिशा निर्भर करती है तो धारा एवं क्षेत्र दोनों पे, ठीक है, धारा एवं क्षेत्र दोनों पे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सर। अच्छा एक बात और आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं सर, जिन लोगों को अगर इसका पीडीएफ चाहिए ना मेरे भाई, ये वाला अगर पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम आईडी को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मेरा टेलीग्राम आईडी है सर संदीप कुमार ऑफिशियल, जाकर के सर्च कर लेना संदीप कुमार ऑफिशियल, ठीक है, आ जाना संदीप कुमार ऑफिशियल। संदीप कुमार ऑफिशियल जब सर्च करोगे ना मेरे भाई तो आप मेरा आईडी खुल जाएगा, ठीक है सर। और अगर इतना से नहीं खुलेगा तो ये सर्च कर लेना @संदीप 7295, ठीक है सर। अगर इतना से ना खुली तो तुम्हारे मोबाइल में गड़बड़ी है सर, इतना से खुल जाएगा, ठीक है। वही आईडी को ज्वाइन करना, इसे भी सर्च कर लोगे तो खुल जाएगा, ठीक है। वही आईडी को ज्वाइन करना जिस आईडी में लगभग 13,000 से अधिक लोग ज्वाइन होंगे, ठीक है, वो मेरा ऑफिशियल आईडी, अपना आईडी है, ठीक है। जिनके दिल में दर्द है, तकलीफ है, छोड़ दिया है कोई, तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लेना। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है संदीप-1842, फॉलो मी। चलो सर आ जाइएगा। अगले क्वेश्चन क्या कहता है सर कि जल में आंशिक रूप से डूबी एक पेंसिल वायु और जल के अनुपृष्ठ पर प्रतिस्थापित प्रतीत होती है, यह किसके कारण होती है? सर हमरा तो सवाले ना बुझैलो, सवाल का कही छे। कितने लोगों को सवाल नहीं बुझाया? हकीकत तो यही है सर कि सवाल कितने लोगों को समझ ही नहीं आया होगा। मैं सवाल समझाता हूं कि आखिरकार में आपको सवाल कैसे समझ में आएगा। देखो कहता है क्या सर कि जल में आंशिक रूप से डूबी एक पेंसिल, जल में आंशिक रूप से डूबी एक पेंसिल वायु और जल के अनुपृष्ठ पर प्रतिस्थापित प्रतीत होती है, यह किसके कारण होती है? प्रतिस्थापित प्रतीत होती है, प्रतिस्थापित प्रतीत होती है, तो ये जो होता है मेरे भाई वो अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। यानी टिंडल प्रभाव के कारण नहीं होगा, परिकिरणन के कारण नहीं होगा, विक्षेपण के कारण नहीं होगा, ये अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। ये किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है, आ जाना। तो हमने क्या बोला है कि जल में आंशिक रूप से डूबी एक पेंसिल वायु और जल के अनुपृष्ठ पर प्रतिस्थापित प्रतीत होती है, यह किसके कारण होती है? तो ये अपवर्तन के कारण होती है। किसके कारण होती है? अपवर्तन के कारण होती है। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, ठीक है सर। आइएगा सवाल नंबर कितना 85 की तरफ आइएगा। ये जरा न्यूमेरिकल है मेरे भाई, संभल संभल के चलना वरना एक्सीडेंट हो जाएगा, आ जाना। कहता है क्या सर कि एक 60 वाट के बल्ब में 0.5 एम्पियर की धारा बहती है, 1 घंटे में इससे गुजरने वाली कुल आवेश क्या होगा? हो ला ला ला, आना सर। हमें क्या क्या पता है? सबसे पहले हमको पता क्या क्या है? तो 60 वाट, ये वाट जो है मेरे भाई वो शक्ति पता है। शक्ति कितना पता है? 60 वाट हमको शक्ति पता है। धारा कितना पता है सर? तो धारा हमको पता है 0.5 एम्पेयर, ठीक है, आ जाना। 1 घंटे में उससे गुजरने वाली आवेश क्या होगा? 1 घंटे मतलब टाइम हमको कितना पता है? 1 घंटा। अच्छा 1 घंटा में कितना सेकेंड? 1 घंटा में कितना सेकंड? तो 1 घंटा में 3600 सेकंड, ठीक है सर, आ जाना। चलो हमसे क्या पूछा सर? गुजरने वाला कुल आवेश, हमसे क्यू का मान पूछा है, हमसे क्यू पूछा है सर, बाकी सब कुछ पता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जब क्यू पूछा है सर तो क्यू बराबर होता है आई गुने टी, नहीं समझा रे? आई बराबर होता है क्यू बटा टी, ठीक है। तो टी ने जाएगा तो हो जाएगा आई गुने टी बराबर कितना? क्यू, आ जाना। आई का मान कितना है सर? तो आई का मान है 0.5 है, गुने टी का मान कितना है मेरे भाई? तो टी का मान 3600 है, आ जाना। बराबर कितना होगा मेरे भाई? क्यू होगा। अब इससे इसको गुना कर दो सर, तो देखो ये वो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 10 आएगा, इससे इसको काटेंगे सर, कट जाएगा। ये 360 को 15 से गुना 5 से गुना कर दो, ये यहाँ पे 5 बच गया, और ये 360 को 5 से गुना कर दो तो 1800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1800 कूलम्ब, ठीक है। यानी आवेश कितना आ गया सर? 1800 आ गया, ठीक है। कितना आ गया? 1800, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ? डी में। कहिएगा सर न्यूमेरिकल इससे ऊपर लेवल वाला भी आता है? तो सच में आता है सर। हमारा सेट का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा सर, ठीक है। हम एक के बार आपके सामने चट्टाने नहीं ला करके रख देंगे, ठीक है सर। जब आप हमारे सेट नंबर लगभग 7 से क्रॉस कीजिएगा ना, और जब 8वां 9वां 10वां सेट लाएंगे ना सर, तो आपको अपने आप में फील होगा, पता है क्या कि अरे लगभग क्वेश्चन का तरीका सेम टाइप का आता है। ये बात आपको फील होगा मेरे भाई।
क्योंकि सर देखो मैं आपको बता देना चाहता हूं सर कि सिर्फ मैं बुक उठाता हूं और सवाल को अटैच करके यहां पे मैं ला नहीं देता हूं सर। हम सर पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं, मॉडल पेपर को देखते हैं, गाइड को देखते हैं, सवाल पूछने के तरीका को देखते हैं, इसके बाद हम आपके तक सवाल को लाते हैं मेरे भाई। तो सर थोड़ी सी सही चीज़ों को परखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, क्योंकि जब सही चीज़ों को सही जगह नहीं पहुंचाओगे ना तो लोग सही चीज़ पढ़ाना छोड़ देंगे। ये आपका काम है सर, ठीक है। बाकी थैंक यू, लव यू। लेकिन ये बता देना मेरे भाई कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। अगर क्लास अच्छा लग रहा है ना मेरे भाई तो शेयर करना तो बनता है ना, और कमेंट करके जरूर बताइएगा सर। अगर बुरा लगा तब वो कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगा तब वो कमेंट कीजिएगा। आपको जैसा लगा वैसे कमेंट कीजिएगा सर। मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम मेरे पास अच्छे कमेंट करो, नहीं मेरे भाई, मैं जैसे हूं वैसे कमेंट करो, क्योंकि जिस इंसान की रियल रूप नहीं समझ पाओगे तो इंसान को क्या समझ पाओगे सर। इंसान का मतलब रियल, और रियल मतलब जो है वैसे कमेंट कर देना, ठीक है सर, ताकि मैं कमेंट पढ़ूं तो खुद को मैं इंप्रूवमेंट करूं अपने अंदर, ठीक है। लेकिन तुम लोग इतना अच्छा कमेंट करता है कि दिल ही खुश हो जाता है, ठीक है सर। चलो आते हैं सवाल नंबर कितना 86 की तरफ। 86 नंबर क्या कहता है कि अधिवायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, अधिवायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। देखो अपवर्तनांक को हम लोग n से लिखते हैं, वायु मतलब एयर और कांच का मतलब ग्लास। वायु के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक है वो 1.5 है, तो कहता है कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। तो हमसे पूछा कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, हमसे पूछा कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो 1 वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। आ जाना अब देखना 1 वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, ये पॉइंट हटा देंगे, ऊपर 10 चल जाएगा, ये 10/15 हो जाएगा। 10/15 बोले तो 5 दूनी 10 और 5 15 यानी 2/3, यानी कहने का सेंस है 2/3। तो ऑप्शन नंबर डी। किसी को दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं ना है सर, होने नहीं देंगे हम। कहता है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करती है, रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करती है, ऊर्जा संरक्षण पे या द्रव्यमान संरक्षण पे या रैखिक संवेग पे या कोणीय संवेग संरक्षण पे, रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करती है। सवाल बहुत अच्छा है सर, और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी और इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, ठीक है। देखो सर जैसे नाम लेगा रॉकेट का, ठीक है, आ जाना, तो रॉकेट का नाम लेगा ना सर तो ये हमारा काम करता है रैखिक संवेग पे, ठीक है, रैखिक संवेग संरक्षण पे, रैखिक संवेग संरक्षण पे, ठीक है। आ जाना हमने क्या बोला है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो रॉकेट जो है मेरे भाई वो हमारा काम करता है रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे, ठीक है। आपसे कोई पूछेगा कि रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करती है, तो रॉकेट जो है वो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करती है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा सर। रॉकेट किस सिद्धांत पे, रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पे, रॉकेट किस सिद्धांत पे, रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे, रॉकेट किस सिद्धांत पे, रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे, रॉकेट किस सिद्धांत पे, रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। चलो आ जाना सवाल नंबर कितना 88 की तरफ आ जाना तनी। कहता है क्या सर कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से प्रकाश की कौन सी परिघटनाएं इंद्रधनुष के बनाने में सम्मिलित है। अच्छा, इंद्रधनुष का बनना ये प्रकाश की कौन सी परिकिरण है या प्रकाश का कौन सा घटना है। इंद्रधनुष का बनना जो है मेरे भाई, इंद्रधनुष का जो बनना है मेरे भाई, इंद्रधनुष का जो बनना है मेरे भाई, आ जाना सर। कहता है ना निम्नलिखित में से प्रकाश की कौन सी परिघटनाएं इंद्रधनुष के बनने में सम्मिलित है, तो अपवर्तन और विक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण, ठीक है। हाँ, अपवर्तन विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन। इंद्रधनुष का बनना अपवर्तन विक्षेपण आंतरिक परावर्तन, 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 इंद्रधनुष का बनना अपवर्तन विक्षेपण आंतरिक परावर्तन। तनी आंख बंद करके एक बार मेरे साथ बोलिएगा, इंद्रधनुष का बनना अपवर्तन आंतरिक विक्षेपण और अपवर्तन और विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन, ठीक है। इंद्रधनुष का बनना अपवर्तन विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन। किसी को दिक्कत? देखो सर पढ़ाई में मजा क्या, जो बच्चा बोले ना, पढ़ाई का मतलब होता है कि बच्चे को साथ साथ बोलनी चाहिए, ये आपके अंदर गुण है, मुझे पता है ठीक है। अरे तुम बोल के पढ़ोगे ना तब ना मम्मी पापा भी सोचेंगे अरे मेरा बच्चा तो सच में ऑनलाइन में भी पढ़ता है। ऐसे मम्मी पापा को पता है क्या लगता है कि बच्चा लोग ऑनलाइन में पढ़ता है, खाली मोबाइल चलाता है। सर सिस्टम को बदल देना है, ठीक है चलो आइएगा सर तनी अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर कितना 89 की तरफ आइएगा। 89 नंबर क्या कहता है कि किसी वस्तु की प्रतिरोधकता परिवर्तित नहीं होती है यदि
किसी वस्तु की प्रतिरोधकता परिवर्तित नहीं होती है। प्रतिरोधकता परिवर्तित नहीं होती है मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वो जो हमारा होता है सर वो आकार के दाब पे निर्भर करता है ज़्यादातर के, ठीक है। तो हमसे बोला किसी वस्तु की प्रतिरोधकता परिवर्तित नहीं होती है तो पदार्थ की बदल जाता है, किसको क्या लिख दिया, आ जाना ताप बदल जाता है, आ जाना प्रतिरोधक का आकार बदल जाता है। हाँ बहुत अच्छा। हमसे पूछा किसी वस्तु की प्रतिरोधकता परिवर्तित नहीं होती है। किसी वस्तु की प्रतिरोधकता जो होता है सर वो परावर्तित नहीं होती, परिवर्तित नहीं होती है, तो वो हमारा प्रतिरोधक का आकार बदल जाता है, ठीक है। किसके कारण, तो प्रतिरोधक का आकार बदल जाता है जिसके कारण वो परिवर्तित नहीं होती है। हमसे पूछा किसी वस्तु की प्रतिरोधकता परिवर्तित नहीं होती है। प्रतिरोधकता परिवर्तित नहीं होती है तो वो प्रतिरोधक का आकार बदल जाता है। प्रतिरोधकता परिवर्तित नहीं होती है तो प्रतिरोधक का आकार बदल जाता है। प्रतिरोधकता परिवर्तित नहीं होती है तो प्रतिरोधक का आकार बदल जाता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है सर। चलो आ जाना सवाल नंबर कितना, 90 की तरफ। 90 नंबर क्वेश्चन सभी को बताना चाहिए सर। ये सवाल बड़ा अच्छा है मेरे भाई, सवाल को पढ़ोगे ना सर तो मज़ा आ जाएगा और सभी को ये सवाल पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ सर, कहता है ना कि जब तक आपका सिलेक्शन दिलाऊंगा नहीं तब तक संदीप कुमार रुकेगा नहीं। और आपका सिलेक्शन चुटकियों के चोट पे होगा सर। बस जैसे जैसे मैं कहता हूँ वैसे वैसे आप मात्र 5 दिन कीजिए और छठा दिन अगर तुम्हारा दिल और दिमाग दोनों अगर नहीं बता दिया कि पक्का अब की बार मेरा सिलेक्शन होगा तो फिर मेरे क्लास को छोड़ करके चले जाना। तुम ये मैं आपको ये नहीं कहता हूँ कि तुम मेरे पास पढ़ करके अपना भविष्य बर्बाद करो, ना रे बाबा ना। तुम मेरे पास पढ़ो तभी जब तुम्हारा लगे, तुम्हारा दिल बोले कि नहीं सच में यहाँ से भविष्य बनती है तो फिर तुम मेरे पास पढ़ना, वरना ना पढ़ो। चलो सर आ जाना। देखो सर एक बात बता देना चाहता हूँ कि हम आपके लिए लेकर के आए हैं सर 1200 सेलेक्टेड गेस क्वेश्चन। ये 1200 सिलेक्टेड कहने का मतलब मैंने 12 रात से ज़्यादा जगह है तब जाकर के ये 1200 सिलेक्टेड गेस क्वेश्चन हमने अपने हाथों से लिखा है। इसमें हमने अपने हाथों से लिखा, यही नहीं हमने अपने हाथों से सॉल्यूशन भी डाला इस पीडीएफ में, ठीक है सर, अपने हाथों से। चाहे हाथ जैसा हो क्वेश्चन अच्छा है। कितना खराब होगा सर, आपका हाथ हो तो अच्छा नहीं है क्योंकि शक्लें आपका खराब है। हाथ हो शक्ल जैसा हो बट ये बड़ा रोमांटिक है मेरे भाई, सवाल बड़ा सिलेक्टेड है, ठीक है। वो उसको पढ़ोगे ना तब पता चलेगा। जब आप इस पीडीएफ को पढ़ोगे ना मेरे भाई तो आपके पास ना सर ये पीडीएफ में पता है क्या दिखेगा, तुमको क्वेश्चन नहीं दिखेगा। जब क्वेश्चन को पढ़ोगे सर तो सिलेक्शन का चेहरा दिखेगा इस पीडीएफ में मेरे भाई। और यही बात मैं हमेशा से बोल रहा हूँ, ठीक है। जिन किसी को चाहिए तो आप ये आपके लिए सर जो आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहा होगा 7295 वाला नीचे वाला नंबर, उसी नंबर पर आपको पेमेंट कर देना है। कितना पता है? 99 रुपया सर, ऑफर खत्म हो गया। मेरा एक सपना था सर कि जिस दिन 2500 बच्चे खरीद लेंगे ना पीडीएफ को उस दिन मेरा सपना पूरा हो जाएगा। और ये 2500 बच्चे सर लगभग 29 मई को ही बच्चा लोग खरीद लिया था। 2500 बच्चे ने उस पीडीएफ को खरीद लिया। तो फिर हमने तुरंत 1 जून से लेकर के 5 जून तक हमने ऑफर कर दिया, मात्र 80 रुपये में पीडीएफ को ले जाओ। फिर इसका प्राइस हम बढ़ा दिए, 99 रुपया कर दिए, ठीक है सर। बाकी आप समझ लेना मेरे भाई, ठीक है। 99 रुपया क्या है सर, 5 दिन फोकचा नहीं खाएंगे मैटर खत्म हो जाएगा। लड़की लोग तो आप पानी पूरी खाती है, 5 दिन मत खाना, खरीद लेना इसको। हाँ आ जाना सर। तो जिन किसी को चाहिए ना मेरे भाई तो इसके लिए आपको आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहा होगा उसी नंबर पे आपको पेमेंट कर देना है 99 रुपये, ठीक है। और पेमेंट करके आपको उसी व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है और मैसेज में लिख देना सर कि मुझे पॉलिटेक्निक का गेस क्वेश्चन चाहिए। मिनट भर के अंदर में आपके पास पीडीएफ फाइल सेंड हो जाएगा। बस मज़े मज़े में पढ़ते रहना, सिलेक्शन में 4 चांद लगाते रहना, लेकिन ज़्यादा कॉल मत करना मेरे भाई। मेरा स्टाफ पागल हो जाता है, वो खूब मुझे गाली देता है, कहता है मास्टर इतना कॉल आता है, हम नहीं रहेंगे आपके पास स्टाफ में। हम कहते हैं प्यार भी तो मिलता है ना तुमको। तो सर काम से मतलब रखिएगा, ज़्यादा परेशान नहीं कीजिएगा, थोड़ी सी आपके लिए बोल ही रहे हैं, ठीक है। चलो सर आते हैं, आप बस स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा ना तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा वो, ठीक है। चलिए आइए तनी सर हमें सवाल नंबर 90 की तरफ। कहता है लेंस का नियम द्वारा दिशा निर्धारित की जाती है किसका? लेंस के नियम द्वारा किसकी दिशा निर्धारित की जाती है? तो लेंस के नियम द्वारा जो दिशा निर्धारित किया जाता है सर वो परिपथ में विभवांतर का नहीं, परिपथ में धारा का नहीं, परिपथ में प्रेरित धारा का। सही बात है। कितना लोग मारेगा परिपथ में धारा, चल जेबे खोपचे में। कितना लोग मारेगा परिपथ में धारा, तो चल जेबे खोपचे में। लेंस के नियम द्वारा दिशा निर्धारित की जाती है, लेंस के नियम द्वारा दिशा निर्धारित की जाती है तो परिपथ में प्रेरित धारा की। लेंस के नियम द्वारा दिशा निर्धारित की जाती है तो
परिपथ में प्रेरित धारा की। ठीक है, इस बात को समझ लेना सर। थोड़ा सा मिस्टेक करोगे सर चल जाओगे खोपचे में। ठीक है, आ जाना कि अगर लेंस के नियम द्वारा दिशा निर्धारित की जाती है तो परिपथ में प्रेरित धारा की। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। चलिए आइएगा सवाल नंबर 91 की तरफ। 91 नंबर क्या कहता है सर कि परमाणु परम शून्य ताप पर अर्धचालक व्यवहार करता है किसके जैसा? परम शून्य ताप पर अर्धचालक व्यवहार कैसा करता है? तो परम शून्य ताप पे अर्धचालक जो व्यवहार करता है सर वो आचालक की भांति करता है। ठीक है, परम शून्य ताप पे अर्धचालक मतलब जिसमें चालक का गुण ना हो तो वो आचालकता के जैसा करेगा। अरे अर्धचालक मतलब इसमें चालक का गुण ना हो तो आचालक की भांति। हमसे क्या बोला है कि परम शून्य ताप पर अर्धचालक व्यवहार करता है किसके जैसा? अर्धचालक व्यवहार किसके जैसा करेगा? अर्धचालक मतलब जिसमें चालक की कोई गुण ना हो मतलब आचालकता की भांति। ठीक है, यानी आचालकता की भांति बोले तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो आ जाना सवाल नंबर कितना 92 की तरफ। कहता है निम्न में से कौन सा नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को बताता है? जैसे जैसे तूने मुझे दिल को छुआ है वैसे वैसे मैं तो तुझे प्यार करूँगा। आ जाना, मैं कुछ कुछ गा देता हूँ। एगो मेरे लिए बड़ा फेमस गाना है सर, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया। आ जाना सर, थोड़ा सा आइएगा। हमें क्या बोलता है, थोड़ा सा कंट्रोल होकर के सिस्टम को इधर दीजिएगा। ठीक है, आ जाना। कहता है निम्न में से कौन सा नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को बताता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को बताता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को बताता है सर, तो एम्पेयर का नियम गलत बात, ये फ्लेमिंग का राइट हैंड नियम होगा, सही बात। हाँ, हमसे पूछा निम्न में से कौन सा नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को बताता है? तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को जो बताता है वो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। कौन रूल? फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, ये वाला। ठीक है, आ जाने, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी होगा। आइएगा सवाल नंबर कितना सर 93 की तरफ। कहता है 160 मीटर त्रिज्या वाले वक्र मार्ग पर 400 मीटर प्रति सेकंड चाल से गति करती हुई मोटरसाइकिल का त्वरण क्या होगा? देखो सर यहाँ पे समझना, हमसे पूछा त्वरण बराबर होता है वी स्क्वायर बट्टा कितना आर, वी स्क्वायर बट्टा आर होता है। ठीक है, त्वरण बराबर क्या होता है? वी स्क्वायर बट्टा आर होता है। सर ये फार्मूला तो हम जिंदगी में पहली बार पढ़े, कभी नहीं पढ़ा था। सुनो इधर, इसको याद कर लेना, नहीं पढ़ा था कभी। अगर सवाल बोल दे सर कि 200 मीटर त्रिज्या वाले वक्र मार्ग पर एक 500 मीटर प्रति सेकेंड 1000 मीटर प्रति सेकेंड एक मोटरसाइकिल घूम रही है, एक 4 व्हीलर घूम रही है, एक 10 व्हीलर घूम रही है, एक 18 व्हीलर घूम रही है, 500 व्हीलर घूम रही है, 500 चक्का वाला घूम रहा है। 500 चक्का मतलब कौन? 500 चक्का वाला तो नहीं होगा, लेकिन 100 चक्का वाला हो जाएगा। पता है कौन? ट्रेन। आ जाना सर। तो जब भी कंडीशन ऐसा बने ना सर तो ये फार्मूला लगा देना, ए बराबर वी स्क्वायर बट्टा आर। याद कर लो न तो चल जेबे खुपचे में। ठीक है, हमने क्या बोला है? ए बराबर वी स्क्वायर बट्टा कितना आर, ए बराबर वी स्क्वायर बट्टा कितना आर। यानी देख लेना वी का मान कितना है सर 400, तो 400 गुने 400 बट्टा में कितना सर आर का मान कितना है 160। ये गो जीरो से गो जीरो खोपचे में रुक जा भाई रुक जा। इसको 8 बार में काटो, इसको सर 20 बार में काटो, 40 दूना 20 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 40, 40 दूना 20 नहीं है, 20 दूनी 40। आ जाना, इसको काटो सर 8 से कटेगा 4 बार में, इसको काटेंगे सर कितना 10 दूनी 20, इसको काटेंगे सर 2 दूनी 4, इसको काटेंगे 5 दूनी 10, इसको काटेंगे सर 200 बार में। ठीक है, 200 को 5 से गुना कर दो तो 1000 हो जाएगा। कितने हज़ार हो जाएगा सर? 1000 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 1000 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आ जाना, इसको काटने के बाद 1000 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब ये 1000 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बराबर इसको हम लोग कह सकते हैं 1 किलोमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी कह सकते हैं ना। चलो आइएगा सवाल नंबर कितना 94 की तरफ। कहता है पूर्ण परावर्तन उस समय होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। रे ये सवाल हम करवाए हैं, ये सवाल हम पक्का करवाए हैं, चाहे जहां भी करवाएं। इस क्वेश्चन को आप एक बार जरा दिल पे हाथ रख के पढ़िएगा, सॉरी दिल पे हाथ नहीं, मतलब मोबाइल पे बढ़िया से पकड़ के पढ़िएगा कि पूर्ण परावर्तन उस समय होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। पूर्ण परावर्तन उस टाइम होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्रांतिक कोण से कम कोण पर।
पूर्ण परावर्तन कब होगा? क्रांति कोण से कम कोण पर। पूर्ण परावर्तन कब होगा? क्रांति कोण से कम कोण पर। पूर्ण परावर्तन कब होगा? क्रांति कोण से कम कोण पर। पूर्ण परावर्तन कब होगा? क्रांतिक कोण से कम कोण पर, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है सर, चलो आ जाना सवाल नंबर 95 की तरफ। कहता है एक क्रेन 120 मीटर गहराई खान से प्रति घंटा 900 किलोग्राम कोयला ऊपर लाती है तो क्रेन की शक्ति क्या होगा? देखो सर, एक क्रेन है, क्रेन मतलब समझता है किरान, जो मतलब खोदता है। तो एक किरान क्या है ना सर कि कोयला खोद रहा है, तो कहता है क्रेन 120 मीटर गहराई। अच्छा, किरान जो है सर इस प्रकार से कोयला खोदा, ठीक है, जिसका जो गहराई है, ये वाला जो गहराई है, खोदते खोदते जिसका गहराई जो है सर वो कितना है? 120 मीटर है। उसका प्रति घंटा कितना किलोग्राम कोयला खोदता है? तो 900 किलोग्राम प्रति घंटा, यानी m बराबर कितना हो गया सर? m बराबर हो गया 900 किलोग्राम। ठीक है, कितना किलोग्राम? 900 किलोग्राम। m का मान 900 किलोग्राम हो गया। आ जाना। अब हमसे क्या पूछा है सर? तो शक्ति क्या होगा, हमसे ही पूछा। जहां पे g का मान दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, g हमको पता है सर 10 है। हमसे क्या पूछा है सर? क्रेन की शक्ति हमसे पूछा है P बराबर। आ जाना। एक होता है W, W बराबर होता है mgh। कितने लोगों को पता है? W बराबर होता है mgh। ठीक है सर, जिनको पता नहीं उसको लिख लो। आ जाना। जहां पे m का मान कितना है सर? ये 900 है। g का मान कितना मेरे भाई? 10 है। h का मान कितना है मेरे भाई? 120 है। अब क्या करो सर, इसको थोड़ा सा अच्छा से लिख दो। यहाँ पे 3 1 4, यही ना है? 900 था ना रे? हाँ, ये 4 हो गया, यानी इसको हम अच्छा से लिख सकते हैं सर कितना? जैसे जैसे तूने मुझे दिल कुछ। 900 है कि 9000 था रे? 900 था या 9000 था? ये सर गलत लिखा गया, ये 9000 था। ठीक है, आ जाना। 900 करेंगे आंसर शायद नहीं देगा, देख लेते हैं एक बार, ट्राई कर लेते हैं, रहने दो। इतना हमारा आ गया सर, ये हमारा आ गया किसका वैल्यू? W का वैल्यू आ गया इतना। हमसे पूछा शक्ति, शक्ति बराबर क्या होता है? W बटा T। शक्ति बराबर होता है W बटा T। कितना हो गया? 900 गुने 10 गुने 120 और बट्टा में कितना? T बोले तो प्रति घंटा। प्रति घंटा मतलब 1 घंटा मतलब 1 आवर, और 1 आवर बोले सर तो कितना? 360 3600 सेकेंड। सेकेंड में बदल देंगे तो ठीक है। आ जाना। अब इसको जरा काटो सर, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 12 3 36, 3 बार में चल गया। अब इस कितना हो गया सर? ये आपको 900 हो गया। ठीक है, और 900 बट्टा 3। ठीक है सर, आ जाना। यानी इसको काटेंगे सर तो 3 3 या 900 हो जाएगा। अगर इसको हम 9000 कर देंगे, यहाँ क्वेश्चन में 9000 है, अगर इसको 9000 कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3000, और जो कि ऑप्शन नंबर आपका कहाँ हो जाएगा? सी में हो जाएगा। जब इसको 9000 करेंगे तो यहाँ पे 1 0 और ना हो जाएगा जी, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? 9000, और 9000 को 3 से काटेंगे तो 3000 आएगा। ठीक है, आ जाना सर। तो इसको 90,000 कर दो, लो मैटर खत्म हो गया। इसको भी 9000 कर दो। तुम जैसे जैसे चलती हो मेरे नजर के सामने। आओ, किसी को दिक्कत यहाँ तक सर? परेशानी तकलीफ नहीं ना है तो 96 नंबर की तरफ आइएगा। कहता है सर कि परम शून्य ताप पर वह ताप है जिस पर, परम शून्य ताप पर वह ताप है जिस पे अणुओं की गति शून्य हो जाती है। सही बात। परम शून्य ताप पर वह ताप है जिसमें अणुओं की गति क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। यानी ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। परम शून्य ताप वह ताप है जिसमें अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए हो गया। 97 नंबर की तरफ आइएगा। कहता है एक मनुष्य को समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब 10 मीटर प्रति मिनट की चाल से पीछे हटता हुआ प्रतीत होता है। दर्पण के पीछे हटने की चाल क्या होगी? अच्छा, एक मनुष्य को समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब 10 मीटर प्रति मिनट की चाल से पीछे हटता हुआ प्रतीत होती है, तो दर्पण की चाल क्या होगा? देखो सर, जब हमारे सामने दर्पण रखा हुआ है और हम दर्पण की ओर जाएंगे भी वेग से, मान लो 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से हम दर्पण की ओर जा रहे हैं, 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से दर्पण की ओर जा रहे हैं। अब मेरा प्रतिबिंब दर्पण में किस वेग से दिखाई देगा? तो 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से दिखाई देगा, दुगना वेग से दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन हमें कहता है कि एक मनुष्य को समतल दर्पण
में अपना प्रतिबिंब 10 मीटर प्रति मिनट की चाल से पीछे हटता हुआ प्रतीत होता है। 10 मीटर प्रति मिनट की चाल से पीछे हटता हुआ प्रतीत होता है तो उसका आधा हो जाएगा, यानी कितना 5 मीटर प्रति मिनट। पीछे की बात करेगा तो हाफ कर देना, आगे की बात करेगा तो दुगना कर देना। पीछे की बात करेगा तो हाफ कर देना, आगे की बात करेगा तो दुगना कर देना। मैटर खत्म हो गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। 98 नंबर का आता है सर क्या? सवाल बड़ा मजेदार है 98 नंबर जी। आओ, कहता है 40 मीटर पीछे भवन से 40 मीटर ऊंचे भवन में एक बालक एक पत्थर विरामा अवस्था से छोड़ता है। अच्छा, 40 मीटर ऊंचे भवन है, भवन की ऊंचाई कितना है? 40 मीटर है, और ऊपर से एगो बच्चा जो है सर वो विरामा अवस्था से एगो पत्थर छोड़ता है। ऊपर से एक बच्चा विरामा अवस्था से पत्थर छोड़ता है नीचे की ओर। जब ऊपर से यहाँ से मान लो कि ये पत्थर है, पत्थर को हमने नीचे की ओर फेंका, नीचे की ओर छोड़ा, तो पत्थर जब हम यहाँ पे इस पत्थर को ऐसे पकड़े हुए थे सर, तो ऐसे केस में ये पत्थर का जो प्रारंभिक वेग है वो क्या हो जाएगा? 0, यानी पत्थर का प्रारंभिक वेग 0। लेकिन अंतिम वेग जो होगा सर वो कितना होगा? अंतिम वेग तो हमको निकालना है, यही तो निकालना है सर। आना, कहता है यदि जी बराबर 9.8 है, जी का मान कितना है सर? ये 9.8 है। जी बराबर कितना है? 9.8। तो पत्थर की चाल जमीन को टकराते समय होगी क्या? हमसे पूछा पत्थर की चाल जमीन को टकराते समय होगी क्या, मतलब भी का मान। आ जाना, एक फार्मूला होता है भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, लेकिन भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के जगह जी बोलेंगे, एस बोले तो दूरी, और यहाँ पे दूरी की जगह क्या है? ऊंचाई है h। आ जाना, भी स्क्वायर बराबर यू का मान तो 0 है, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2 गुने जी का मान 9.8 और गुने एच का मान कितना है सर? 40। आ जाना, अब क्या करना, ये पॉइंट को यहाँ से हटा दो, नीचे 10 लिख देंगे। ये 10 से 40 को काट देंगे 4 बार में, 98 गुने 4 गुने 2, तो भी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 784। 2 गुने 98 गुने 4 करोगे तो 784 हो जाएगा, ये स्क्वायर बने गया रूट में, यानी भी बराबर रूट अंडर 884 हो गया, 784 हो गया, यानी भी बराबर ये किसका होता है? तो ये 28 का स्क्वायर होता है, शायद 28 का स्क्वायर होता है, हाँ। यानी कितना हो गया? 28 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर कितना हो गया? ए हो गया। जैसे तूने मुझे प्यार किया था, हम तो तुझे से दिल का बेकरार किया था। ये सवाल कितने लोग बनाएगा सर? कहता है यदि किसी माध्यम में चलने वाली दो आंतरिक तरंगे का आवृत्ति का अनुपात इतना है, इन तरंगों के तरंगदैर्घ्य का अनुपात क्या होगा? आवृत्ति का अनुपात दिया हुआ, हमसे पूछा तरंगदैर्घ्य का अनुपात, क्योंकि सर जब समस्या होगा ना तो बड़ा गंभीर वाला समस्या होगा, ठीक है, और ये सवाल है समस्या वाला, ठीक है। देखो एक चीज मैं बताता हूं, आवृत्ति बराबर होता है 1 बटा तरंगदैर्घ्य, ठीक है। आवृत्ति इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बटा क्या? तरंगदैर्घ्य। इस बात को पहले समझ लो। जैसे तूने मुझे, आवृत्ति बराबर होता है, आवृत्ति इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बटा क्या? तरंगदैर्घ्य, ठीक है, तरंगदैर्घ्य, ठीक है, आ जाना, तरंगदैर्घ्य, ठीक है, आ जाना, ये होता है। इसीलिए आवृत्ति इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बटा तरंगदैर्घ्य, तो हम कह सकते हैं तरंगदैर्घ्य बटा 2, यानी n2 बटा n1 बराबर डेल्टा 1 बटा डेल्टा 2, ठीक है सर। आ जाना, हमें आवृत्ति का अनुपात कितना दिया हुआ? 3:4 दिया हुआ है। कितना? 3:4 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ? 3:4 दिया हुआ है। आवृत्ति का अनुपात कितना? 3:4 है। 3:4 है ना जी, तो आवृत्ति का अनुपात 3:4, और जब 3:4 है, इसका मतलब ऐसे आ जाना कि आवृत्ति का वैल्यू 3:4 है। इसका मतलब ये हो जाएगा n1 का मान, ये हो जाएगा n2 का मान। ये आवृत्ति में ये पहला आवृत्ति, ये दूसरा आवृत्ति, तो n1 का मान कितना हो जाएगा सर? n2 बटा n1, तो n2 का मान है 4, n1 का मान है 3, यानी पहला तरंगदैर्घ्य बटा दूसरा तरंगदैर्घ्य का अनुपात कितना हो गया? 4:3 हो गया। तो हमसे पूछा है अनुपात आवर्तकाल का। अच्छा, हमसे किसका अनुपात पूछा है सर? तो आवर्तकाल का अनुपात क्या होगा? आवर्तकाल बराबर होता है 1 बटा आवृत्ति। आवर्तकाल बराबर क्या होता है? 1 बटा आवृत्ति। आवर्तकाल बराबर होता है 1 बटा आवृत्ति, और 1 बटा आवृत्ति बोले तो कितना? T1 बटा T2। T1 बटा T2 बराबर डेल्टा 2 बटा डेल्टा 1, ठीक है, या फिर इसको कह सकते हैं N2 बटा N1। N2 बटा N1, ठीक है, आ जाना, N2 बटा N1 मतलब 4 बटा 3, ये भी कितना हो गया? 4 बटा
3, ऊपर वाला भी 4/3 और नीचे वाला भी 4/3, यानी ये भी 4/3 और ये भी 4/3, यानी 4/3 और 4/3, 4/3 और 4/3, 4/3 और 4/3, तो बोले ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो आ जाना सवाल नंबर 99 की तरफ। कहता है दो समान वेक्टरों का परिणाम शून्य है तो उनके बीच का कोण क्या होगा। दो समान वेक्टर है, ठीक है, जैसे मान लो पहला वेक्टर p है और दूसरा वेक्टर q है, और ये दोनों वेक्टर जो है वो समान वेक्टर है, ठीक है, जहां पे कहता है रिजल्टेंट वेक्टर हमारा शून्य है, परिणामी सदिश शून्य है। फॉर्मूला होता है r बराबर p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, होता है ना जी। इसी में हमको थीटा निकालना है, कोण निकालना है। हमारा रिजल्टेंट वैल्यू 0 है, कहता है परिणामी शून्य है, ये हमारा आर के वैल्यू 0 हो गया। ये दोनों बराबर है तो मान लो दोनों पी पी है तो पी स्क्वायर हो गया। मान लो इसको क्यू भी पी है क्योंकि क्यू इक्वल टू पी और पी इक्वल टू क्यू, क्योंकि दोनों बराबर है, प्लस 2p इंटू क्यू के जगह भी p कर दो इंटू कॉस थीटा कर दो। आ जाना, ये 0 बराबर हो जाएगा 2p स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 2p स्क्वायर इंटू कितना कॉस थीटा। बाकी सर आप इसको क्या करो, ये हो जाएगा कितना 0 बराबर इसको क्या करना है ना सर, देखो ऐसे करो, इसको इधर भेज दो तो ये हो जाएगा माइनस 2p स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर कॉस थीटा। आ जाना, अब क्या करना है सर, इसको इधर भेज दो तो हो जाएगा कितना -1, अब बट्टा में कितना माइनस देखो ऐसे करो, यह हो जाएगा -2p स्क्वायर बट्टा में प्लस 2p स्क्वायर बट्टा में 2p स्क्वायर बराबर कॉस थीटा बचेगा, इससे ये कटेगा -1 बराबर कॉस थीटा। ये कितना का मान हो जाएगा, देखो सर यहाँ से समझना, ये जो हमारा 180 का मान होगा, क्यों, क्योंकि कॉस 0 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है, तो 1 हमारा कॉस 0 का मान होता है। तो 0 में कितना जोड़ दे कि 180 हो जाए, तो 0 में 180 जोड़ेंगे तो 180 होगा, और यहाँ पे 1 होता है तो इसका -1 होगा, यानी हमारा -1 जो है वो हमारा कॉस 180 डिग्री का मान है। अब बराबर में कॉस थीटा, कॉस से कॉस गला खोपचे में, यानी 180 डिग्री बराबर थीटा, यानी थीटा का मान कितना आ गया 180 डिग्री, बोले तो ऑप्शन नंबर बी। किसी को दिक्कत परेशानी तकलीफ है तो बता देना मेरे भाई, आपकी सारी तकलीफों को मैं कर दूंगा यूँ ख़त्म, ठीक है सर। और सर थोड़ा सा टाइपिंग वाला का भाई का तबीयत खराब है तो थोड़ा सा सर आज भर बस माफ़ करना, ठीक है। आज भर मतलब क्या है, शाम से मतलब वहाँ मेरा 10 क्लासेस शुरू हो जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। इसमें बस 100 ही क्वेश्चन हम करवाए हैं सर, बाकी देखते हैं आपके बीच मिलते हैं अगली क्लासेस में, तब तक के लिए बाय। देखते रहना इसके साइंस क्लासेस, बाकी थैंक यू, लव यू।